रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा खानदान संभालता था। उसकी बीवी पराजक्ता और बेटी मीना खाना पकाया करती थी और वो और उसका बेटा शुभम खरीदारों को संभालता था। लेकिन गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसलिए रमेश परेशान था। प्राजक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी कम होती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। हाँ, अब उनसे ही उम्मीद है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और पराजक्ता की गुफ्तगू उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा। मुझे कुछ भी करके अम्मा अब्बा की मदद करनी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते दरिया के पास आ गया। शुभम का गांव एक दरिया के किनारे था और यही दरिया उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी कश्ती में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। अब्बा कह रहे थे कि हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर जा चुके हैं, लेकिन आसपास के गांव में तो लोग हैं ना। हम अपना खाना उन्हें फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका तवज्जो एक दूसरी कश्ती पर चाय फरोख्त कर रहे शख्स की जानिब गया। चाय ले लो, चाय चाय, बस 5 रुपए चाय ले लो। चाचा, मुझे एक चाय देना। शुभम उस कश्ती के करीब गया और उसने देखा कि चाय वाले ने अपनी कश्ती में चूल्हा लगा रखा है और वहीं चाय बनाकर फरोख्त कर रहा है। चाचा, ये तो आपने बहुत सही किया है। कश्ती पर चाय, कमाल है। कबल मैं भी दुकान में चाय फरोख्त करता था बेटा, लेकिन इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, तो सोचा कश्ती पर फरोख्त करूं और मेरा फैसला सही निकला। अब सुबह निकलता हूं और एक गांव से दूसरे गांव दिन भर चाय बना बना कर फरोख्त करता रहता हूं। शुक्रिया चाचा। इसलिए अब मेरी मदद करने के लिए। शुभम ने कश्ती मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। अब्बा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। कैसी तरकीब बेटा? आमदनी में इजाफे का। अब्बा, हम कश्ती पर खाना फरोख्त करेंगे। क्या? हाँ अम्मा, अभी मैं दरिया पर गया था। वहाँ एक चाचा कश्ती पर चाय फरोख्त कर रहे थे और वो कह रहे थे कि दिन भर उनकी चाय फरोख्त होते रहती है। वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में चाय फरोख्त करते रहते हैं। उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया है। अब्बा, हमें भी उन चाचा की तरह खाना कश्ती पे ही फरोख्त करनी चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन है। कश्ती पर छोटा सा गैस वाला स्टोव लगाकर लोगों को गर्मा गर्म खाना मिलेगा और हम कई गांव में पहुंचकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। वैसे तरकीब तो अच्छी है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं। बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम की तरकीब उसके पूरे खानदान को बेहद पसंद आई थी। वो सब लोग कश्ती पर ढाबा खोलने के लिए तैयार थे। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लिए और फिर उन्होंने अपनी कश्ती पर स्टोव और बर्तनों को सेट कर लिया। यहाँ पराजक्ता और मीना ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर ली थी और फिर सारा तैयार सामान लेकर पराजक्ता और मीना कश्ती के पास पहुँचे। सभी ने ऊपर वाले से दुआ की और अपनी कश्ती में निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुँचते ही खाना, जायकेदार खाना, सब्जी, रोटी, पनीर, दाल, चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश ने कश्ती किनारे ले ली और कुछ लोग उसकी कश्ती की जानिब आए। अरे भाई, ये क्या नया है? ये नया ढाबा है। यहाँ आपको खाना मिलेगा, वो भी गर्मा गर्म, कम दाम में। अच्छा, क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, चावल, पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! और मुझे 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। जी। मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और पराजक्ता ने पराठे बना दिए। कितना हुआ? बस 70 रुपए भाईजान। अरे वाह, किफायती है।
हमारे गांव के होटल में तो इतने में 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और खरीदारों ने फरमाइश की। दाल तड़का और जीरा राइस पार्सल कर दीजिए भाई। मुझे 2 पूरी भाजी दे देना। जी भाईजान। पराजक्ता और मीना फटाफट खाना बनाने लगी और रमेश और शुभम खरीदारों को पेश करने लगे। पहले रोज ही गांव में उन्हें 8-10 खरीदार मिल गए। जब खरीदार आने खत्म हुए तो रमेश ने कश्ती चलानी शुरू कर दी। वो लोग अगले गांव में रुके और यहाँ भी एक एक करके कई खरीदारों ने उनसे खाना खरीदा और फिर उसके अगले गांव। ऐसा करते करते शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। प्राजक्ता, आज एक रोज की कमाई 4000 रुपए हुई है। इतनी तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती। हाँ शुभम, तुम्हारी ये तरकीब कमाल की है। अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके लाएंगे। जी अब्बा। मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें खरीदारों की सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत को रुख मिल गया है। हमें ऐसे ही मेहनत करना जारी रखना होगा। हाँ सही कहा। फिर क्या था, रमेश का खानदान रोज कड़ी मेहनत करने लगा। वो लोग कश्ती से गांव-गांव घूमकर खाना फरोख्त करने लगे। सभी खुश थे। लेकिन उनकी ये तरक्की रमेश के गांव में रह रहे भानु से देखी नहीं गई। भानु रमेश से हसद खाता था। मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना ही चाहिए, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की कश्ती तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे कश्ती पर खाना फरोख्त करते हो। रमेश और उसका खानदान जब दरिया किनारे पहुंचा तो अपनी कश्ती का ये हश्र देखकर परेशान हो गया। अब हम क्या करेंगे अब्बा? कश्ती तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे हम इतना सारा खाना कहाँ फरोख्त करेंगे? गांव का एक बुजुर्ग शख्स उनकी ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। अब बेटा, तुम लोग मेरी कश्ती लेकर जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी नसीब होता है। ये नेक काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी कश्ती इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर कश्ती चलाकर कुछ खास नहीं कमा पाता मैं। शुक्रिया चाचा जान, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसा नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। चचा की कश्ती उनकी कश्ती से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस बड़ी कश्ती में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी रख लिया और फिर वो लोग रवाना हो गए। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुक कर खाना फरोख्त करने लगे। खरीदार बढ़ गए थे और उनकी आमदनी भी। शाम के वक्त वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस ज़ईफ शख्स के घर गया। चाचा, आज आपकी वजह से मैं खाना फरोख्त कर पाया। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसके हकदार आप भी हैं चाचा। पहली मर्तबा कोई मुझे कश्ती नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। 40 साल से बस कश्ती चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ। अब ज़ईफ हो चुका हूँ, जिस्म साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि कश्ती फरोख्त ही कर दूं। अब नहीं चाचा, आपको कश्ती फरोख्त करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी कश्ती चलाएंगे और आपको रोज आपकी कश्ती का किराया भी अदा करेंगे। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। बुजुर्ग शख्स ने रमेश को कश्ती देकर उसकी मदद की और रमेश ने बुजुर्ग शख्स को रोज किराया अदा करने की बात करके उनकी मदद की और ऐसे ही मदद का ये सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी नेक दिली की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी में इजाफा होता जा रहा था। और ये देखकर भानु तिलमिला गया। वो रमेश का बुरा करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने ही रमेश का भला कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने अपनी दुख्तर मीना की शादी कर दी, बड़ी ही शानो शौकत के साथ।
लेकिन भानु अभी भी रमेश को देखकर हसद खाता रहता। रमेश और उसके खानदान की मेहनत रंग लाई।